आइगन फंक्शंस एंड आइगन वैल्यूज़, आइगन फलन और आइगन मान। तो क्या होता है, तो देखो सबसे पहले मान लीजिए कोई संकारक यानी कोई ऑपरेटर है ए और कोई वेव फंक्शन है साई, और जब ये ए ऑपरेटर किसी वेव फंक्शन पे ऑपरेट होता है तो वापस अगर हमें वही वेव फंक्शन मिल जाता है लेकिन किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होके, तो इस तरह की समीकरण मिलने पर हम इस साई को कहते हैं आइगन फलन। ये जो कांस्टेंट हमें मिलता है इसे हम कहते हैं आइगन वैल्यू, और इस समीकरण को हम कहते हैं आइगन समीकरण या फिर आइगन इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण, हमें ये वाली मिलती है इक्वेशन। ठीक है, हमें पता है ये काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर है, ये पोटेंशियल एनर्जी का, और दोनों को मिला के हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं। तो एच कैप साई पे ऑपरेट होता है तो हमें कैपिटल ई विच इज़ एनर्जी और वापस साई मिल जाता है। तो ये संकारक किसी वेव फंक्शन पे ऑपरेट हुआ और हमें कांस्टेंट वैल्यू यानी एनर्जी और साई के साथ वापस मिल जाएगी, तो इस समीकरण को हम कह सकते हैं आइगन इक्वेशन। ठीक है, जहां हम कहेंगे साई को आइगन फंक्शन ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, और हमें जो वैल्यू मिलती है इससे वो एनर्जी की वैल्यू मिलती है, और एनर्जी को हम कहेंगे आइगन वैल्यू। अगर मान लीजिए हमारे पास मान लीजिए साई की बहुत सारी वैल्यूज़ है और उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी की बहुत सारी वैल्यूज़ मिल रही है, तो हम इस इक्वेशन को लिखते हैं एच साई एन इज इक्वल्स टू ई एन साई एन, जहाँ एन कैन बी 1 2 3, तो बहुत सारी समीकरणें हमें मिल सकती है। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए साई एक्स, इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। कोई वेव फंक्शन आपको दिया हुआ है ये और ऑपरेटर दिया हुआ है ये, तो इसकी आइगन इक्वेशन लिखते हैं। तो ए साई की वैल्यू निकालते हैं, तो ए ऑपरेटर लगा दिया और यहाँ पे साई लिख दिया। इसका डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं तो क्या मिलेगा, एन ए ई की पावर ए एक्स, या फिर इस एन को उधर ले लो। ठीक है, वापस ये फंक्शन हमें मिल जाएगा साई और यहाँ पर हमें मिल जाएगा ए साई। तो ये इस कंडीशन में आइगन वैल्यू आपके पास क्या है, ए, और आइगन फंक्शन क्या हो जाएगा, ये वाला। उसके बाद आता है डीजनरेसी, अपभ्रष्टता। नंबर ऑफ आइगन फंक्शंस करस्पॉन्डिंग टू सेम आइगन वैल्यू इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डीजनरेसी, या फिर अपभ्रष्टता की कोटि कहते हैं वैसे इसे, है ना, ऑर्डर ऑफ डीजनरेसी। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर सेम आइगन वैल्यू मिले, जैसे मान लो ए ऑपरेटर है, ऑपरेटर भी सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम ऑपरेटर एक वेव फंक्शन पे ऑपरेट होता है साई एन वन पे, और हमें आइगन वैल्यू मिलती है ए एन और वापस वेव फंक्शन मिल जाता है साई एन वन। वही ऑपरेटर किसी दूसरे वेव फंक्शन पे ऑपरेट होता है साई एन टू पे, लेकिन आइगन वैल्यू पहले के समान मिल जाती है और वेव फंक्शन भी वो का वही मिलता है मान लीजिए। फिर यही ऑपरेटर किसी तीसरे वेव फंक्शन पे ऑपरेट होता है, वापस आइगन वैल्यू मिलती है और वेव फंक्शन में मिल जाता है। तो ये तीनों समीकरणों में कॉमन क्या चीज़ है, आइगन वैल्यू सेम मिल रही है लेकिन आइगन फंक्शन अलग अलग मिल रहे हैं। तो देखो, नंबर ऑफ आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू सेम आइगन वैल्यू, तो यहाँ पर ये तो ऑर्डर चलता रहेगा। मान लीजिए हमें केवल ये 3 समीकरणें ही मिल रही है, तो हम क्या कहेंगे कि सेम आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कितने आइगन फंक्शन मिले अपन को, 3। तो उस कंडीशन में डीजनरेसी कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, ऑर्डर ऑफ डीजनरेसी हो जाएगा 3, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डीजनरेसी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डीजनरेसी, यानी एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग बहुत सारे आइगन फंक्शंस का मिलना इज कॉल्ड डीजनरेसी, और कितने फंक्शंस मिल रहे हैं उनकी संख्या, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डीजनरेसी, अपभ्रष्टता की कोटि। इसके बाद है ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ आइगन फंक्शंस, आइगन फलनों की लंबकोणीयता। तो कंडीशन ध्यान रखना, ऑर्थोगोनल कंडीशन इंपॉर्टेंट है। अगर कोई दो वेव फंक्शन है साई और फाई, वो ऑर्थोगोनल यानी एक दूसरे के लंबकोणीय या लाम्बिक, ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे लाम्बिक या फिर लंबकोणीय। तो दो फंक्शन लंबकोणीय या लाम्बिक कहलाएंगे अगर उन दोनों के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो यानी साई स्टार फाई डीवी की वैल्यू 0 आए तो हम कहेंगे वो दोनों फंक्शन एक दूसरे के लाम्बिक है या फिर ऑर्थोगोनल है। ठीक है, अब ऑर्थोगोनलिटी ऑफ आइगन फंक्शन अपन प्रूव करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है दो अलग अलग वेव फंक्शन के लिए, जो कि साई एन और साई एम है, और इनके करस्पॉन्डिंग मान लीजिए हमें दो डिफरेंट आइगन वैल्यूज मिल रही है, यानी ई एन और ई एम एक दूसरे के समान नहीं है। यानी हमें क्या दे रखा है, दो आइगन फंक्शन जो कि दो अलग अलग आइगन वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग है। तो ये पहले वाले की श्रोडिंगर इक्वेशन और ये दूसरे वाले की श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ 1 आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट बाय साई एम फ्रॉम एल एच एस। इक्वेशन 1 में क्या क्या करना है, सबसे पहले साई एम स्टार से मल्टीप्लाई करो लेफ्ट हैंड साइड से, तो साई एम स्टार से मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट हैंड साइड से, और यहाँ पर भी कर दिया साई एम स्टार से। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है तो इसे अपन बाहर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कर दिया। उसके बाद कह रहे हैं वॉल्यूम इंटीग्रल,
तो ये लगा के dv लगा दो, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन लगा के और dv लगा दो, तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। मैंने कहा था en कांस्टेंट है तो en को इंटीग्रेशन के बाहर ले लो, इक्वेशन नंबर 3 मिल जाएगा। नाउ टेकिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यानी कि सम्मिश्र संयुग्मी, तो दोनों साइड में स्टार लगा दो, तो ब्रैकेट के बाहर स्टार लगा दिया और ब्रैकेट के बाहर स्टार लगा दिया। तो यहाँ पर स्टार लगाने से लेफ्ट हैंड साइड को टच नहीं किया, लेकिन राइट हैंड साइड में देखो ई एम बाहर आ गया और साई एम के ऊपर स्टार लग गया। अब ई एम के ऊपर स्टार क्यों नहीं लगाया? क्योंकि आइगेन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर आर ऑलवेज रियल। ये अपन प्रूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ये वाला प्रूव करेंगे, ठीक है। हर्मिशियन ऑपरेटर की आइगेन वैल्यू हमेशा रियल होती है, कॉम्प्लेक्स नहीं होती है। और क्योंकि हमने पहले एक क्वेश्चन लेक्चर में प्रूव किया था कि एच हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हर्मिशियन होता है, ये मैंने प्रूव कर रखा है, ठीक है, आप चेक कर लेना। और उसकी आइगेन वैल्यू हमेशा रियल होती है, यानी ई एम हमेशा रियल होगा, और रियल वैल्यू पे स्टार लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इक्वेशन नंबर 4 हमें मिल गया। अब हम इक्वेशन 4 का वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे, उसे साई एन से मल्टीप्लाई करेंगे बट फ्रॉम राइट हैंड साइड, यानी ये जो इक्वेशन है 4, इसमें राइट साइड में साई एन से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर और यहाँ पर, और उसके बाद इसका वॉल्यूम इंटीग्रल ले लेते हैं। तो देखो वॉल्यूम इंटीग्रल लेने के बाद हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। 5 नाउ एच इज़ हर्मिशियन सो इट विल सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर। मैंने आपको शुरुआत में एक लेक्चर किया है जिसमें मैंने लिखा है ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स, उसमें या उसके अगले वाले लेक्चर में देखना एडजॉइंट ऑपरेटर, हर्मिशियन ऑपरेटर, इन सब की डेफिनेशन बता रखी है। उसमें हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए कंडीशन लिखवा रखी है कि कोई ऑपरेटर हर्मिशियन ऑपरेटर होगा अगर वो एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और वो कंडीशन ये थी, ठीक है। उसमें एच की जगह ए ले रखा है मैंने। तो एच ऑपरेटर अगर हर्मिशियन है तो वो हर्मिशियन की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, और हर्मिशियन ऑपरेटर की कंडीशन होती है ये, जो कि मैंने उसमें एक्सप्लेन भी कर रखी है। तो इक्वेशन नंबर यूजिंग दिस इन 5, तो इक्वेशन, अब एक मिनट, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है, इसका लेफ्ट साइड और इसका लेफ्ट साइड सेम है, तो ये राइट साइड भी दोनों के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इन दोनों को इक्वल कर दिया, तो ये दोनों के राइट हैंड साइड हमने साथ में लिख दिए। नाउ 7 - 3, इक्वेशन नंबर 7 को एक बार देख लो, 7 में से 3 को माइनस करना है, तो इक्वेशन नंबर 7 का लेफ्ट हैंड साइड देख लो और इक्वेशन नंबर 3 का लेफ्ट हैंड साइड देखना। ये इक्वेशन नंबर 3 का लेफ्ट हैंड साइड ये बिल्कुल वही है जो 7 का लेफ्ट हैंड साइड है। तो जब 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म से तो 0 मिलेगा क्योंकि दोनों सेम है, तो राइट साइड वाले माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो केवल जो राइट हैंड साइड वाले माइनस हैं वो माइनस होकर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ ई एम है और यहाँ ये वाला टर्म है, जबकि 3 में क्या है, यहाँ पर ई एन है और ये वाला टर्म सेम टू सेम वही मिल रहा है, तो वो टर्म कॉमन आ जाएगा, ई एम माइनस ई एम हो जाएगा 0। हमने पहले ही कह दिया था कि ई एम और ई एन इक्वल नहीं है, यानी दो डिफरेंट आइगेन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन हमने लिए थे साई एम और साई एन, तो ये टर्म तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, तो इसको 0 होना पड़ेगा, तो ये कंडीशन 0 हो जाएंगी। इससे हम क्या कह सकते हैं कि आइगेन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू 2 डिफरेंट आइगेन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल। इसका ये मतलब है कि दो भिन्न भिन्न आइगेन वैल्यूज से संबंधित आइगेन फलन हमेशा लाम्बिक होते हैं, ठीक है, लंब कोणीय होते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि कोई भी वेव फंक्शन साई और फाई ऑर्थोगोनल होंगे अगर ये इंटीग्रेशन 0 आ जाता है। तो यहाँ हमारे पास साई एम और साई एन का के लिए ये इंटीग्रेशन 0 आ जाएगा, यानी ये दोनों हो गए ऑर्थोगोनल, और ये दोनों किससे रिलेटेड थे, दो अलग अलग आइगेन वैल्यू से रिलेटेड। तो आइगेन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू 2 डिफरेंट आइगेन वैल्यू, दो डिफरेंट आइगेन वैल्यू से रिलेटेड अगर आइगेन फंक्शन हुए तो वो हमेशा एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे। ये एग्जाम में प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव कीजिए दो डिफरेंट आइगेन वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग आइगेन फंक्शंस हमेशा ऑर्थोगोनल होते हैं, तो ये डेरिवेशन आपको करना है। इसके बाद एक कंडीशन आती है ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन। ये दो कंडीशंस का मिक्स होती है, एक ऑर्थोगोनल और एक नॉर्मलाइजेशन, दोनों को मिला के ये टर्म बना है ऑर्थोनॉर्मेलिटी प्रसामान्य लाम्बिक, जिसमें दो कंडीशन है प्रसामान्यीकरण की और एक है लाम्बिकता या लंबकोणीयता। तो दोनों कंडीशन आपको मैंने बता रखी है। दो फंक्शंस ऑर्थोगोनल अगर हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जो कि अभी अभी देखी है। और बहुत पहले मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन कंडीशन बता रखी थी कि दो वेव फंक्शन, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के लिए दोनों सेम होते हैं। कोई भी वेव फंक्शन साई
नॉर्मलाइज होगा अगर साई स्टार साई डीवी की वैल्यू 1 आती है। ध्यान रखना ये ऑल स्पेस में ही है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन जो है वो संपूर्ण आकाश के लिए है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो साई यहाँ पर सेम होता है, तो आप चाहे तो दोनों में m लिख दो या दोनों में n लिख दो। मैंने यहाँ पे n से रिप्रेजेंट किया, आप चाहो तो m से भी कर सकते हो। तो ये कंडीशन होगी नॉर्मलाइजेशन की और ये होगी ऑर्थोगोनैलिटी की। दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं कैसे, इस तरह से कि साई एम स्टार साई एन डी वी बराबर 0 अगर m और n बराबर ना हुए तो, और अगर m और n बराबर हो गए तो ये वैल्यू आनी चाहिए 1। चेक करो वापस वो मिल रहा है या नहीं। इसी इक्वेशन में अगर m और n को बराबर कर दें, m और n को बराबर कर दें तो या तो दोनों m हो जाएंगे या दोनों m हो जाएंगे, और जैसे ही दोनों बराबर होंगे ये वैल्यू आती है 1। तो जब दोनों बराबर हैं तो ये वैल्यू आनी चाहिए 1, और जैसे ही ये दोनों बराबर नहीं होंगे, जैसा कि हमने प्रूव किया था, तो ये वैल्यू हमेशा 0 आएगी, ठीक है। तो इन दोनों को मिक्स करके कंडीशन लिख सकते हैं, या फिर 2 के बजाय यहाँ पर ये टर्म की जगह लिख सकते हैं डेल्टा mn, जहाँ डेल्टा फंक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये n और m जब नहीं बराबर होते हैं तो इस डेल्टा की वैल्यू 0 आती है, और जब दोनों बराबर होते हैं तो इस डेल्टा की वैल्यू 1 आती है। तो ये ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन भी आप हमेशा ध्यान रखना, ये वाली होती है मेन, ठीक है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन, प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध।